आपका स्वागत है। और आज से हम अपने क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। और हमारा ये जो चैनल है वो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई को हिंदी में कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हों या किसी भी बोर्ड से हों, अगर वो फिजिक्स हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से वो फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। हमारे इस चैनल पर क्लास 12th की फिजिक्स चल रही है, जिसमें अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थिति को हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 ही चल रहा है उसमें हमारा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और आज हम इस चैनल पर क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी पहली यूनिट है भौतिक जगत एवं मापन। तो चैप्टर 1 है हमारा भौतिक जगत। इस चैप्टर में केवल हम फिजिक्स की हिस्ट्री को पढ़ते हैं और ये चैप्टर हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें केवल हमें ये समझना होता है कि कहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई थी और आखिर हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, कैसे किसी साइंटिस्ट के दिमाग में वो विचार आया था, कैसे उन्होंने उस चीज़ों की शुरुआत की थी। कुल मिला के हमें इसमें फिजिक्स की हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा 1 है इसमें भौतिक जगत। तो भौतिक जगत ये हमारा पहला चैप्टर है और यूनिट है हमारी भौतिक जगत एवं मापन। ये चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर है। इसमें केवल हमें फिजिक्स की हिस्ट्री का अध्ययन करना है कि कैसे चीज़ों की शुरुआत हमने की थी। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या होती है। देखिए, पदार्थों के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसमें कुछ शब्द हैं। एक है आपका पदार्थ, क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित। सबसे पहले ये समझते हैं पदार्थ क्या चीज़ होती है। देखिए, पदार्थ क्या होता है, हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। हर वो चीज़ जिसको हम देख सकें, महसूस कर सकें, सुन सकें और उसको स्वाद ले सकें, हर वो चीज़ वो क्या कहलाती है, हमारी पदार्थ होती है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम देख सकते हैं तो ये एक पदार्थ हो गया। ठीक है, हमारे जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो उस कमरे में हवा है, तो हवा को हम देख तो नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो एक पदार्थ हो गई, है ना। तो पदार्थ हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, महसूस वगैरह कर सकते हैं, वो हमारा पदार्थ होता है। तो उस पदार्थ का कैसे अध्ययन, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का क्रम से पढ़ना, किसी भी चीज़ को क्रम से पढ़ना हमारा क्रमबद्ध कहलाता है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, तो बाइक को चलाने से पहले हमें कुछ क्रम से उसको करना होता है। जैसे सबसे पहले हम उसको की को ऑन करते हैं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं, फिर क्लच दबाते हैं, फिर गियर डालते हैं, फिर रेस वगैरह देके गाड़ी को चलाते हैं। ऐसे उसको रोकने का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले गियर डाल दिया, फिर क्लिक दबाया, फिर स्टार्ट की गाड़ी। तो ये क्रम नहीं बदला जाता है। तो हर चीज़ क्या होती है, ये क्रम से होती है। पहले की को ऑन किया, पहले उसको चाबी को ऑन करते हैं, फिर क्लिक दबा के गियर डालते हैं, फिर रेस वगैरह देके गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो हर चीज़ का क्या होता है, एक क्रम होता है। जैसे इस मार्कर का क्रम है, अगर हमें इसको यूज़ करना है तो पहले इसकी कैप को ऑन करना पड़ेगा, तब हम इसको यूज़ कर पाएंगे। हम क्या करें, इसको बिना कैप ऑन करे ही इसको यूज़ करना शुरू कर दें, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रम बदल देंगे। और क्रम बदलोगे तो वो चीज़ फिर क्या होगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो होता क्या बेटा, पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन करना। और कैसा अध्ययन करना, सुसंगठित का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के बारे में गहराई से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और सही से पढ़ना हमारा कहलाता है सुसंगठन। अगला है इसमें सुव्यवस्थित। देखिए, सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक नीले रंग का मार्कर है, आपको उसकी कैप दिख रही होगी, नीले रंग की है। अगर आप किसी से भी पूछोगे बेटा ये मार्कर किस रंग का है, वो नीले रंग का बताएगा। आप चाहे आप भारत के किसी भी व्यक्ति से पूछो तो वो नीले रंग का बताएगा। जापान में चले जाओ, वहाँ किसी से पूछो, वो भी नीले रंग का बताएगा। तो मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो इस मार्कर के रंग को नीला ही बताएगा। तो सुव्यवस्थित का मतलब होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है हर वो चीज़ जो सबके लिए एक जैसी हो, कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित। ठीक है, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई, जल का फॉर्मूला पढ़ते हैं। जल का फॉर्मूला होता है H2O।
तो ये H2O जो जल का फॉर्मूला है ये भारत में ही नहीं होता है। ये H2O जो है अगर आप पाकिस्तान जाओगे, इंग्लैंड में जाओगे, अफ्रीका में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तो जल का फार्मूला आपको H2O ही मिलेगा। किसी भी बंदे से आप पूछेंगे जो इसकी नॉलेज रखता है तो वो आपको H2O ही बताएगा। ठीक है, तो सुव्यवस्थित का मतलब होता है हर वो चीज़ जो सबके लिए एक जैसी हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सुव्यवस्थित। ठीक है, तो सुव्यवस्थित मतलब हर वो चीज़ जो सबके लिए एक जैसी हो। ठीक, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे इसको हम मार्कर को छोड़ेंगे तो फाइनली मार्कर ही नीचे गिरेगा। ठीक, तो ये घटना हर जगह अप्लाई होती है, चाहे आप भारत में भी अप्लाई होगी, अमेरिका चले जाएं, चाइना में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, अगर आप मार्कर को छोड़ोगे वो हमेशा नीचे ही गिरेगा। तो वो क्या होता है? एक सुव्यवस्थित। अगर आप सोचिए, अगर चीज़ें हमारी सुव्यवस्थित नहीं होती तो आज कोई भी अपना नया नियम, कोई भी अपना नया कानून बना के घूम रहा होता। क्यों? क्योंकि सुव्यवस्थित में क्या होता है, जो भी हम जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने खोज की है तो आपको उस खोज के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी लोग जब उससे सहमत हो जाएंगे तब वो क्या हो जाएगी? सुव्यवस्थित हो जाएगी। ठीक है, तो चीज़ों को सुव्यवस्थित को कहते हैं वेल डिफाइन, और वेल डिफाइन का मतलब होता है जो चीज़ें सभी के लिए कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं? सुव्यवस्थित। तो पदार्थों के क्रमबद्ध मतलब क्रम से अध्ययन करना, सही ढंग से अध्ययन करना, सुसंगठन और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। पदार्थों के क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित अध्ययन करने को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन हमें यहाँ पर जो अध्ययन करना है वो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स को अध्ययन करना है। तो फिजिक्स में हम केवल क्या पढ़ते हैं? देखिए, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। प्राकृतिक घटनाएं मतलब जो कुदरती घटनाएं हो रही हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो इसमें भी फिजिक्स लग रही है। बताएंगे क्या फिजिक्स है इसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आप तक ये जो है मेरी मैसेज पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमारी फिजिक्स है। या फिर जो भी हम अपने चारों तरफ जो भी हम चीज़ों को होते देख रहे हैं वो सब फिजिक्स है। जैसे पंखे का चलना है, बल्ब का जलना है, आपका लिखना है, आपका खड़े होना है, समझ रहे हैं? ये सब कुछ कैसे डिपेंड है? ये सब फिजिक्स है। ठीक है, आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो फाइनली वो नीचे पृथ्वी की तरफ नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया था न्यूटन ने। तो ऐसा थोड़ी ना था कि न्यूटन के बताने से पहले वो चीज़ ऊपर जाती थी, वो उस समय भी नीचे गिरती थी। बट हुआ क्या, न्यूटन ने उसको बताया कि भाई हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उस पर एक बल लगता है, उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और वो किधर होती है? नीचे गिर जाता है वो। ठीक है, तो प्राकृतिक घटनाओं का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे चारों तरफ जो घटित हो रही हैं उनका अध्ययन करना, प्रकृति के बारे में पढ़ना, प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। या फिर आप यूं ये भी कह सकते हो कि जो घटनाएं हमारे चारों तरफ घट रही हैं वो सब फिजिक्स है। तो धीरे धीरे आप समझते जाओगे कहाँ पर क्या फिजिक्स लग रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ फर्स्ट ईयर में, क्लास 11th में आप समझ लेंगे, कुछ क्लास 12th में समझेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। जैसे आप सभी ने रॉड को गर्म किया होगा, रॉड हम गर्म करते हैं, लोहे की रॉड है, अगर आप उसका एक सिरा गर्म करोगे तो फाइनली वो पूरी रॉड क्या होगी? गर्म हो जाएगी। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये भी क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। तो ऐसा थोड़ी ना था कि इसके बताने से पहले मतलब किसी वैज्ञानिक के बताने से पहले अगर हम रॉड को गर्म करते थे तो पूरी गर्म नहीं होती थी, वो रॉड पहले भी गर्म होती थी। बट हुआ क्या था, वैज्ञानिक ने इसको बताया तब हमारा इसका ध्यान इस पर केंद्रित हो गया। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, ये सारी जानकारियां हम लेंगे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग द्रव और ऊर्जा के बारे में। देखिए, द्रव क्या होता है? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है एवं जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान इंद्रियों द्वारा
अनुभव किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव, या फिर द्रव को ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। हर वो वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, जैसे ये हमारे पास मार्कर है तो इसका द्रव्यमान होगा 1। अगर हम इसको कहीं पर रखते हैं, जैसे हम इसको हाथ पे रखेंगे, तो ये मार्कर क्या करेगा, हाथ की कुछ जगह को कवर कर लेगा। कितनी जगह को कवर कर लेगा, जितना बड़ा ये खुद है। मतलब द्रव्य क्या होता है, हर वो चीज जिसको रखने पर वह उस स्थान को ग्रहण कर ले। और द्रव में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मतलब इसमें क्या होगा, कुछ द्रव्यमान होगा। और द्रव्यमान बेटा क्या, द्रव्य क्या होता है, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये लिखा है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ सकते हैं वाकई में वो कोई चीज है। तो हम बेसिकली किसी भी चीज को 5 तरीकों से समझ सकते हैं। या तो उसको महसूस करते हैं अपनी स्किन के द्वारा, या उसको सूंघ सकते हैं, या इसको या किसी वस्तु को देख के पता लगाते हैं कि वो वस्तु है, या किसी को सुन के, या किसी को सूंघ के। तो 5 तरीके होते हैं किसी भी वस्तु को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उस चीज का पता लगाने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जो भी आप चारों तरफ अपने देख सकते हो, हर वो चीज द्रव्य है। जिसको आप महसूस कर सकते हो वो द्रव्य है, जिसको खा भी सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, वो द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव क्या होता है, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, जिसको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के द्वारा, मतलब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसका पता लगा सकते हैं, वह हमारा द्रव है। दूसरी हमारी होती है ऊर्जा। देखिए ऊर्जा क्या होती है, देखिए ऊर्जा होती है कुछ काम करने की क्षमता। जब आदमी मर जाता है तो उसके अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जब आदमी मर जाता है आप जानते हो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं होती है। तो ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो है हमारी विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें हमारी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो जो हीट निकलती है, लकड़ी आप जलाते हो तो जो हीट निकलती है वो हमारी कौन सी ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा। ऐसे हमारी प्रकाश ऊर्जा होती है जो सूर्य से आती है। ध्वनि ऊर्जा होती है जो बोलने से। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा, और भी बहुत सी ढेर सारी ऊर्जाएं होती हैं। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो 1 बाय 1 इन ऊर्जाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऊर्जा क्या होती है बेटा, किसी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। जब आदमी मर जाता है तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती है, और जब ऊर्जा नहीं होगी तो किसी भी काम को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है बेटा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। इसको जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब इसमें लिखा है भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान के आपस में रिलेशन का अध्ययन किया जाता है। इस बात को बेटा बताया था वैज्ञानिक आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या बताया था समझते हैं, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया था। देखिए आइंस्टीन से पहले जितने भी वैज्ञानिक थे उनका यह मानना था कि द्रव और ऊर्जा, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा, ये दो अलग चीजें हैं। ये आइंस्टीन से पहले के जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि द्रव और ऊर्जा ये दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन आइंस्टीन ने बताया नहीं भैया, द्रव्यमान और ऊर्जा ये दोनों एक ही चीजें हैं। मतलब आइंस्टीन ने एक समीकरण बेटा दी थी जिसका फॉर्मूला है E = mc²। ये आइंस्टीन की समीकरण है, और आइंस्टीन ने यह बताया था कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में हम लोग क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर द्रव्यमान है तो उसको ऊर्जा में, और अगर ऊर्जा है तो उसको द्रव्यमान में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बताया था आइंस्टीन ने। मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि आइंस्टीन ने आकर क्या समझाने की कोशिश की थी इस फॉर्मूले से। जैसे आप सपोज करिए हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ द्रव्यमान है, 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी हो। अगर हम इसको नष्ट करें, नष्ट कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसको आग लगा दो, या इसको आप आग लगा दो, तो आग लगाने से भी इसके द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाएगी। जब हम किसी चीज को आग लगाते हैं, उसको जलाते हैं, तो हमें मिलता क्या है,
देखिए इसका द्रव्यमान हमने मान लिया लगभग 10 या 20 ग्राम मान लेते हैं। तो जब हम इसको जलाएंगे तो हमें कुछ ऊर्जा मिलेगी। कौन सी ऊर्जा मिलेगी? जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो थोड़ी सी रोशनी भी होती है, मतलब प्रकाश होता है, और जहां प्रकाश होता है वहां कौन सी ऊर्जा मिलती है हमें? प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है। और हमें क्या होती है, थोड़ी बहुत जब कोई चीज जलती है तो हल्की फुल्की आवाज वगैरह भी आती है। तो जो आवाज आती है वो हमारी कौन सी ऊर्जा हो गई? ध्वनि ऊर्जा हो गई। ठीक है। या फिर हम किसी चीज को जलाते हैं तो हमें थोड़ी हीट भी मिलती है, तभी तो हम ठंडों में मतलब तापते हैं लकड़ियां वगैरह जलाकर। तो जो हीट मिलती है वो हमारी कौन सी ऊर्जा है? ऊष्मीय ऊर्जा है। तो ये तीनों ऊर्जा हमें कब मिली? जब हमने इस द्रव्यमान को नष्ट किया। ठीक है। तो द्रव्यमान को जब हम नष्ट करते हैं तो ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा से हमें क्या मिलता है? द्रव्यमान मिलता है। ये बात बेटा बताई थी आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन से पहले जितने वैज्ञानिक थे उनका बेटा ये मानना था कि द्रव और ऊर्जा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। लेकिन आइंस्टीन ने बताया नहीं भाई, द्रव्यमान और ऊर्जा ये दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं भौतिकी का अध्ययन उत्तेजक एवं रोमांचकारी। देखिए सबसे पहले लिखा, सेब के जमीन पर गिरने से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो ये आपने बारहा सुना होगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे दिया था। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर पर एक क्या था? एक सेब गिरा था। तो सेब गिरने से उनके दिमाग में यह विचार आया कि ये सेब नीचे गिरने की जगह के स्थान पर ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है। तो यही विचार जब उनके दिमाग में आया तो उन्होंने आगे और स्टडी किया और फिर उसका निष्कर्ष निकाल के उन्होंने एक नियम बनाया जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो हुआ क्या था, सेब के जमीन पर गिरने से न्यूटन ने यह सोचा कि यह सेब नीचे ही गिरा बट ऊपर नहीं गया। तो उन्होंने उस सोच के आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। उसके बाद दूसरा है इसमें, पतीली के ढक्कन के ऊपर नीचे कूदने की घटना ने जेम्स बॉन्ड को भाप का इंजन बनाने के लिए प्रेरित किया। तो जो भाप का इंजन बनाया गया था सबसे पहली बार वो जेम्स बॉन्ड ने बनाया था, और उनके दिमाग में ये इंजन बनाने की जो थॉट्स थे वो कहाँ से आए थे? हुआ क्या था, ये नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे थे। तो पानी गर्म करने एक बर्तन में उन्होंने पानी लेके और उसके ऊपर एक ढक्कन रखा था। तो ढक्कन क्या था, उस जो पानी की जो भाप थी उससे ढक्कन क्या था, लगातार वाइब्रेट कर रहा था, हिल रहा था। तो जेम्स बॉन्ड के दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई ये जो ढक्कन हिल रहा है ये आखिर क्या चीज़ है इसको हिला रही है पकड़ के। तो उन्होंने देखा कि ये जो भाप है इसमें भी ऊर्जा है, इसमें भी वो क्षमता है कि ये किसी भी चीज़ को क्या कर सकती है, बल लगा सकती है। तो वहाँ से इन्होंने क्या किया था, वो इसके आधार पर इन्होंने फिर भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स बॉन्ड ने, उस ढक्कन को हिलता हुआ देखकर कि वो ढक्कन किसके वजह से हिल रहा था, भाप की वजह से। तो इन्होंने क्या कर दिया फिर, भाप के इंजन का आविष्कार। तीसरा है इसमें, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। ये चर्च में थे। तो चर्च में क्या था, एक लैंप लगी थी। तो लैंप वो जो लगातार उसके हिलने डुलने से इन्होंने फिर क्या वहां से देखा, इन्होंने फिर वहां से टाइम जो है, टाइम के बारे में सुझाव दिया कि टाइम भाई ऐसे हम मेजर कर सकते हैं। तो एक लैंप के जो लगातार डोलन करने से, हिलने डुलने से इन्होंने फिर वहां से किसका विचार दिया था, समय का विचार दिया था कि टाइम को हम लोग ऐसे जो है माप सकते हैं। अगला है इसमें बाथरूम में नहाने के मग। इसमें क्या था, एक ये वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। ये बाथरूम में गए थे नहाने के लिए। तो इनके पास एक मग था। तो इन्होंने क्या किया था, ऐसी मग को पानी में नीचे छोड़ा तो पानी से वो मग फाइनली क्या हो गया, ऊपर आ गया। पानी में नीचे छोड़ के आई ये मग को, और मग किधर आ गया, वो ऊपर आ गया। तो इन्होंने देखा भाई ये जो मग का ऊपर, ये जो मग है ये ऊपर क्यों आया। मग ऊपर आने का रीजन एक ही हो सकता है कि मतलब अगर हम उसको नीचे दबा रहे हैं तो नीचे से क्या लगना चाहिए, एक ऊपर की तरफ एक बल लगना चाहिए। तो बल किसने लगाया उसके ऊपर, पानी ने। तो इन्होंने ये देखा कि जब भी हम पानी भी किसी वस्तु पर क्या लगाता है, ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। तो उस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। तो इसी बात के आधार पर वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने
उत्प्लावन का जो है नियम का सुझाव दिया था, और इस नियम को, जितने भी नियम हैं हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सारे नियम जो हैं ये हम क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। अगला था इसमें माइकल फैराडे, इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की थी, सॉरी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करी थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में क्या होता है, चुंबक इन्होंने ली थी माइकल फैराडे ने, और माइकल फैराडे ने एक चुंबक को लेके एक मतलब चुंबक को गति अगर हम चुंबक को गति कराते हैं तो चुंबक की गति से क्या होती है, हमारी करंट बनती है। तो ये कैसे बनती है ये हम क्लास 12th में देखेंगे। फैराडे ने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी, काफ़ी समय लिया था इन्होंने इस पर विद्युत चुंबकीय घटनाओं को साबित करने के लिए, इस पर काफ़ी समय तक इन्होंने कार्य किया था, और कैसे इनको सक्सेस मिली थी हम इसको क्लास 12th में देखेंगे। केवल आपको अभी इतना समझना है कि जब हम किसी भी चुंबक को गति कराते हैं, इन्होंने क्या करा था, ऐसी एक कुंडली ली थी तार की, और यहाँ पर एक मीटर लगाया था इन्होंने, और इसके आसपास एक चुंबक को गति कराया था। जब ये चुंबक को गति करा रहे हैं तो इस तार में एक करंट फ्लो हो रहा था बिना बैटरी जोड़े। तो ये एक घटना थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। कैसे इनके दिमाग में ये सुझाव आया था और फिर उन्होंने कितने अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 12th में देखेंगे। और रेडियो, जनरेटर, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और कंप्यूटर, लैपटॉप, जितने भी यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, ये जितने भी यंत्र हैं, ये इन सभी की खोज जो है ये भौतिक विज्ञान की ही देन है। तो भौतिक विज्ञान में इन सभी चीज़ों की खोज हुई है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें केवल हमें हिस्ट्री को जानना है। और चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे मात्रा के विमाओं के बारे में, काफ़ी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरा चैप्टर अपना जो है कवर कर लेंगे। इस वीडियो में केवल जो है हमारे यहाँ तक हो पाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा।